नए तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर आज कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें तेलंगाना के गठन के फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। इसके पहले तेलंगाना के अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर यूपीए समन्वय समिति और कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी ओर से मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। अब तेलंगाना भारत का 29वां राज्य होगा। पीएम आवास पर हुई यूपीए कार्य समिति की बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ तेलंगाना के मुद्दे पर पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भी अलग तेलंगाना राज्य बनाने को हरी झंडी दे दी गई है। यूपीए की समन्वय समिति और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंजूरी मिल जाने के बाद अलग तेलंगाना राज्य का बनना तय हो गया है। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा। तेलंगाना में 10 जिले शामिल किए गए हैं और हैदराबाद 10 सालों तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी होगा। इसके बाद तटीय आंध्र के किसी भी हिस्से में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जाएगी, जबकि हैदराबाद तेलंगाना राज्य की ही राजधानी रहेगा। खास बात यह है कि तटीय आंध्र तेलंगाना से अलग होगा और ये रायलसीमा के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश बनेगा। 42 संसदीय और 294 विधानसभा क्षेत्रों वाले आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद तेलंगाना में 17 संसदीय और 119 विधानसभा क्षेत्र होंगे। आंध्र में 25 संसदीय और 175 विधानसभा क्षेत्र बचेंगे। हैदराबाद में रायलसीमा इलाके में कांग्रेस एमएलए आज एक जगह जमा होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये एमएलए तेलंगाना के गठन को लेकर आगे भविष्य की रणनीति पर मंथन करेंगे। यूपीए के समर्थन में कांग्रेस एमएलए तेलंगाना के गठन पर अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। बता दें कि मंगलवार को ही यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तेलंगाना के गठन पर हरी झंडी दी गई थी, जिससे तेलंगाना के अलग राज्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा। तेलंगाना राज्य बनने के बाद इसमें 17 लोकसभा सीटें आएंगी, जबकि 119 विधानसभा सीटें इस राज्य में होंगी। तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले के बाद बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बाद कांग्रेस पर करारा हमला किया है। तेलंगाना गठन को जनता के ताकत की जीत बताते हुए मोदी ने कांग्रेस से पूछा है कि लंबे चले आंदोलन में जो मौतें हुई उनका जवाब कौन देगा। गुजरात के सीएम ने आंध्र प्रदेश की जनता के नाम खुला पत्र लिखा है। इसमें वो आगामी 11 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली रैली तक इस मुद्दे को गरमाए रखने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि जनता की ताकत की बदौलत ही कांग्रेस जल्दबाजी में ये फैसला लेने को मजबूर हुई, जिससे वो बीते 9 साल से बच रही थी। तेलंगाना के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र में भी अलग विदर्भ की चिंगारी फूट पड़ी है। अलग विदर्भ की मांग को लेकर सूबे में बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी करीब एक प्लेटफॉर्म पर आती नजर आ रही है। हालांकि शिवसेना संयुक्त महाराष्ट्र की आवाज बुलंद करती हुई बंटवारे के पुराने विरोध पर पूरी तरह से कायम है। नागपुर में तो बीजेपी समेत कुछ संगठनों ने विदर्भ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि विदर्भ के मसले पर उसे शिवसेना के रुख की कोई परवाह नहीं है। उधर शिवसेना विदर्भ के गठन को लेकर कतई तैयार नहीं है। विदर्भ की उठी चिंगारी से शिवसेना बिफरी पड़ी है। शिवसेना का विदर्भ विरोध 40 साल पुराना है और जब भी कभी अलग विदर्भ का मुद्दा आता है, शिवसेना आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की आज एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। बैठक को समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। इस बैठक में चुनावी चर्चा के साथ लोकसभा में घोषित उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। साथ ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और विधायकों की शिकायतें भी सुनी जाएगी। बैठक में एसपी प्रमुख और सीएम अखिलेश के साथ साथ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह भी मौजूद होंगे। उत्तराखंड में पिछले महीने आई भयंकर आपदा के बाद हुई तबाही की जानकारी देने के लिए उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बहुगुणा आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उत्तराखंड में हुई तबाही का पूरा ब्यौरा देंगे। बहुगुणा पीएम से मिलने के बाद कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें वो तबाही से पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य पर चर्चा करेंगे। वहीं उत्तराखंड को फिर से विकास की पटरी पर लाने के लिए किस योजना के तहत कार्य किया जाए, इस पर भी सीएम बहुगुणा विस्तार से पीएम मनमोहन सिंह के साथ चर्चा करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की 10% हिस्सेदारी के विनिवेश पर कैबिनेट आज विचार कर सकती है। वर्तमान बाजार भाव पर आईओसी की इस हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 3,840 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज होने वाली बैठक में आईओसी के विनिवेश पर विचार हो सकता है। यह हिस्सेदारी बिक्री ऑफर फॉर
सेल के जरिए की जाएगी। विनिवेश विभाग ने इस ऑफर के लिए कई बैंकर को चुना है। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी IOC का बाजार पूंजीकरण 54,519 करोड़ रुपए है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 5,005 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर राजनीतिक दल जुट गया है, इसलिए सरकार भी वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल एक नए कार्यक्रम के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक मोबाइल फोन मुफ्त में मिल सकता है, जिसने मनरेगा के तहत पूरे 100 दिन काम कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत मोबाइल स्कीम के तहत प्रति परिवार एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें महिलाओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है। मोबाइल हैंडसेट 3 साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे। हालांकि योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बता दें कि 2012-2013 में मनरेगा में करीब 5 करोड़ परिवारों को काम उपलब्ध कराया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी की जुवेनाइल शब्द की व्याख्या करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। किशोर अपराधियों से संबंधित जुवेनाइल शब्द की नई व्याख्या करने की मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से की है। इससे पहले चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने स्वामी ने कहा था कि अपराधी का दोष तय करने के लिए आयु के बजाय उसकी मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता को आधार बनाया जाना चाहिए। महज 18 साल की उम्र तय करके गंभीर अपराध में शामिल जुवेनाइल को पूरी तरह से मुक्त किया जाना उचित नहीं है। 1977 बैच के IPS अधिकारी और स्पेशल कमिश्नर BS बस्सी 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। वहीं आज दिल्ली पुलिस के वर्तमान प्रमुख नीरज कुमार रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कई अहम पद पर काम कर चुके बस्सी 2016 में रिटायर होंगे। बस्सी इससे पहले चंडीगढ़ के IG और गोवा के DGP भी रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद कई मायनों में अहम है। दिल्ली में बढ़ रहे वारदातों और राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से सारे मंत्रालय और दूतावास भी दिल्ली में ही स्थित है, इसलिए नए पुलिस प्रमुख बस्सी का कार्यकाल चुनौतियों से भरा होगा। सुरेश भगत उर्फ मटका किंग हत्याकांड के दोषियों की सजा पर अदालत का आज फैसला आ सकता है। सुरेश भगत उर्फ मटका किंग हत्याकांड में मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मटका किंग की पूर्व पत्नी और बेटे समेत 6 लोग को दोषी करार दिया था। अदालत को इन सभी दोषियों की सजा का फैसला 29 जुलाई को देना था, लेकिन फैसला आज तक के लिए टाल दिया गया था। फैसला टल जाने की वजह से सजा का ऐलान आज हो सकता है। बता दें कि 13 जून 2008 को सुरेश भगत समेत 6 और लोग मारे गए थे। सुरेश भगत तब अपनी कार में थे और ट्रक ने कार को तेज टक्कर मारी थी। पत्नी जया और बेटे हितेश ने भगत को मारने के लिए 45 लाख रुपए की सुपारी दी थी। दोनों मिलकर भगत की संपत्ति हड़पना चाहते थे। साई की नगरी शिरडी में लगातार हुई 3 मर्डर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद अहमदनगर पुलिस सख्ते में आ गई है और हत्यारों की तलाश में पुलिस ने अलग अलग जगह अपनी टीम भेजी है। शिरडी में मर्डर की ये पहली वारदात नहीं है। इस महीने में हत्यारों ने कुल 6 मर्डर किए हैं। इससे पहले 8 जुलाई को भी हत्यारों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। एक महीने में ही मर्डर की 2 वारदातों में 6 लोग मारे गए हैं और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। पुलिस ने CCTV में कैद हुई तस्वीर के आधार पर हत्यारों के स्केच जारी कर दी है। वहीं SP राव साहेब शिंदे ने कहा कि घटना के बाद पूरे शिरडी में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और हत्यारों की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। पहले इंसानियत को तार तार कर कुछ युवकों ने एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और बाद में उसे जंगल में फेंक कर भाग गए। पर जब इस युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो धरती पर भगवान माने जाने वाले डॉक्टर ने भी इंसानियत की परवाह किए बिना पीड़ित को तड़पते हुए ही छोड़ दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना ककरोली थाना क्षेत्र के कमहेड़ा गाँव की है, जहाँ डॉक्टरों ने पीड़ित का इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने पुलिस केस का हवाला देकर इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, तब जाकर पीड़ित का इलाज शुरू हुआ। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पटना में अवैध रूप से चल रहा सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पटना के एक रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का धंधा खूब फल फूल रहा था। पुलिस को जब पता चला तो पटना SSP के निर्देश पर आलमगंज थाना इलाके में चल रहे संगम और शीतल रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया, जिसके बाद रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने वहां 2 दर्जन से भी ज्यादा युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने रेस्टोरेंट से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट का अवैध धंधा इन दोनों रेस्टोरेंट में पिछले 2 सालों से चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए युवक युवतियों की पहचान की जा रही है। जंजीरों से जकड़ा ये युवक ना तो चोर है और ना ही पागल।
इसके साथ ये सुलूक बस इसलिए किया गया है कि इसके परिजनों का मानना है कि इसके शरीर में किसी दूसरी आत्मा का निवास है। यमुनानगर के अजीजपुर गांव का ये परिवार अंधविश्वास के साए में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने ही कलेजे के टुकड़े को जानवर की तरह जंजीर से जकड़ दिया है। अंधविश्वास में अंधा ये परिवार अपने बेटी की चीख पुकार की भी अनसुनी कर पेड़ से बांध रखा है। जब पुलिस को मामले का पता चला तो गांव जाकर युवक को जंजीर से आजाद करवाया और इस अंधविश्वास की आड़ में पैसे ऐंठने वाले तांत्रिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। मुंबई पुलिस के गिरफ्त में ये वो शातिर बदमाश है जिस कंपनी में ये काम करता है उसी कंपनी को दिवालिया बना देता है। योग पावर सिस्टम में काम करने वाले ये तीनों शातिर ने पहले योग क्लासेस को ट्रेनिंग देने वाली योग पावर सिस्टम को हैक किया और फिर फेसबुक का पासवर्ड हैक कर अलग योग हट नाम से अपनी कंपनी खोल दी। फेसबुक पर अपनी कंपनी का नाम बदले देख योग पावर सिस्टम के मालिक प्रभा देवी ने तुरंत पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों शातिर हैकरों को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर हैकर इसी तरह से काम करके अब तक कई कंपनियों को बर्बाद कर चुके हैं। मुंबई के वडाला भक्ति पार्क इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती की लाश पार्किंग एरिया में मिली। जांच में पता चला कि 21 साल की मानसी दास गुप्ता 17वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। मानसी पिछले 1 साल से इसी घर में काम कर रही थी। जिस वक्त मानसी ने यह कदम उठाया उस वक्त घर की मालकिन और उसकी बेटी घर में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मानसी का प्रेम विवाह राजेश गुप्ता नाम के युवक से साल भर पहले हुआ था। शादी के बाद दोनों के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे थे। मानसी जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से डिप्रेशन का शिकार थी। हरिद्वार जल पुलिस के जवानों ने जान पर खेलकर गंग नहर पर बैराज में फंसी एक महिला को नहर से निकाला। पुलिस महिला को नहर से निकालने में सफल तो हो गई लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। हरिद्वार पुलिस ने जिस जगह से महिला को निकाला है वो बेहद ही खतरनाक जगह है। ये ऐसी जगह है जहां पानी के बहाव को देखते ही रूह कांप जाती है। पर इसके बाद ही पुलिस का जज्बा ही था कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नहर से निकाला गया। जहां से महिला को निकाला गया है वहां सामान्यतः जलस्तर 288 मीटर के आसपास रहता है। गंगा में एक महिला के बैराज में फंसे होने की सूचना जब पुलिस कंट्रोल को मिली तो कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना जल पुलिस को दी। जल पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने जब बैराज पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस जगह पर महिला फंसी हुई थी वो जगह बेहद खतरनाक थी। इसके बाद भी जवानों ने अपनी हिम्मत के बल पर महिला को बचाने में जुटे रहे।